क्या देगा, या फिर पूछेगा इनमें से गौण नियम कौन सा है, तो तीन तो मुख्य दे देगा, एक क्या दे देगा गौण। तो आप मुख्य याद रखो ना, बचा हुआ क्या है गौणी, बचा हुआ क्या है गौणी। एक वो प्रश्न बनता ही है कि इसके प्रभाव या प्रभाव को एक बार परिणाम या संतुष्टि का नियम भी बोल देते हैं, कई नाम संतुष्टि का तीसरा जो नियम है ना जिसको प्रभाव परिणाम या संतुष्टि का नियम भी कह देते हैं। और इसी पे आधारित है किसका, स्किनर का जो उसने प्रयोग जो किया, जो पुनर्बलन है उसका ये। अब इस संतुष्टि के प्रभाव से ही शिक्षा जगत में एक अवधारणा का जन्म होता है जिसको बोलते हैं पुरस्कार और दंड की अवधारणा। पुरस्कार व दंड की जो अवधारणा है वो किसके प्रभाव से है, किसके नियम से है, थॉर्नडॉय के संतुष्टि के प्रभाव से। यानी हम बच्चे को इनाम देते हैं, रिवार्ड देते हैं, तो पुरस्कार देते हैं, तो वो और आगे क्या करता है, बढ़ता है। जबकि हम दंड देते हैं तो जो अवांछित व्यवहार है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। बच्चे जो बदमाशी करते हैं, जो वो सही व्यवहार नहीं दर्शाते, उसमें क्या कर सकते हैं, दंड के बजाय दंड से क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि शिक्षा जगत में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके नियम पर आधारित है, तो थॉर्नडॉय के कौन से नियम पे, परिणाम संतुष्टि या प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब स्किनर और थॉर्नडॉय में एक अंतर है, प्रयोग अलग अलग किया है, एक बेसिक अंतर एक है, वो है आपके याद है तो मतलब आप दोनों का नियम जानते हो। प्रयोग आपको सीधा सा एक में बिल्ली का है और लीवर बनाया है, एक में चूहे का है। चित्र पूछेगा नहीं कभी आपसे, चित्र कभी नहीं क्या पूछेगा, स्किनर ने किस पे किए, चूहे पे, और थॉर्नडॉय ने किस पे किया, बिल्ली पे प्रयोग किया। उसने भी लीवर दबाए, उसने भी लीवर दबाए, दोनों में फर्क क्या है। इसका जो स्किनर का है, से स्किनर ऐसे याद भी नहीं रहे तो इसको बोलते हैं, इसका जो नियम जो ये सिद्धांत है वे सक्रिय व्यवहार पे, सक्रिय व्यवहार पर आधारित है। जबकि इसका थॉर्नडॉय का जो है वो अनुक्रिया व्यवहार पर आधारित है, अनुक्रिया व्यवहार पे आधारित है। आपको ये संधि सीखने उत्तर आपको मालूम है, क्या उत्तर होता है अनुक्रिया का और किसका क्या होता है। यदि आपको दंड या इनाम मान लो पहले बता दिया जाए, सामने दिख रहा हो, तो उसको पाने के लिए मान लो वर्ल्ड कप हो रहा है, पता है क्या मिलेगी, फाइनल जीतने वाले को ट्रॉफी मिलेगी, तो अपने को टारगेट दिख रहा है, टारगेट अपने को दिख रहा है, तो ये व्यवहार तो क्या कहलाता है, अनुक्रिया व्यवहार। तो थॉर्नडॉय का जो सिद्धांत है वो तो किस पे आधारित है, अनुक्रिया व्यवहार पर। जबकि आप कोई अच्छा काम कर दो और आपको पता ही नहीं हो उस कार्य के कारण आपको क्या मिल जाए, इनाम मिल जाए, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में तो बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर और हिंदी में बोलते हैं सक्रिय व्यवहार। तो से सक्रिय और से स्किनरी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पोंडेंट बिहेवियर, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, और इसको बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर, अंग्रेजी में ऑपरेंट बिहेवियर और रेस्पोंडेंट बिहेवियर, ये अंतर है बस। इसमें टारगेट सामने दिख रहा होता है और उसमें बाय चांस मिलता है। चूहे को पता ही नहीं था, चूहा तो खेल रहा था, चूहा तो उसके अंदर क्या कर रहा है भाई, अपने को कोई ये कहते भाई जैसे मान लो ये पहले कोई अवधारणा भी नहीं थी, अभी आपने इसमें लॉकडाउन की अवधारणा, खाली बैठे तो करेगा आदमी, तो वो चूहे को बंद कर दिया, तेरे को लॉकडाउन में रहना है, तेरे को लॉकडाउन में रहना है, और उस लॉकडाउन के दौरान ही उसका पैर कभी उस लीवर पे पड़ा, उसको क्या मिल गई, खाने की वस्तु मिल गई, जो भी चीजें अच्छी होगी, तो उसको क्या सोचता है ये तो अच्छा काम है, तो उस प्रक्रिया को जब उसको आवश्यकता होगी बार बार उसको क्या कराएगा, दोहराएगा। इसीलिए इसके आधार पर उन्होंने क्या किया है, स्किनर ने अपना प्रयोग किया। तो इसमें जो है सक्रिय व्यवहार पर आधारित है, इसका अनुक्रिया व्यवहार पर आधारित है, बात दोनों में ही क्या है, सेम। तो जो प्रभाव है वो इसने बाद में दिया है, स्किनर ने प्रभाव किसमें दिया है, प्रभाव के नियम से दिया था, लेकिन वो इसमें बाद में दिया है और वो उसको सामने दिखाई देता है। ये इन दोनों में बेसिक अंतर है। और दो अंतर और है, इसने किस पे किया, चूहे पे किया, इसने किस पे किया, बिल्ली पे किया। इसमें उद्दीपक सामने दिख रहा था, इसमें उद्दीपक अनायास मिलता है, क्या मिलता है, अपने आप बाद में क्या होता है, मिलता है। तो ये किसका प्रयोग था, स्किनर का। देखिए अभी तक आपने व्यवहार में क्या पढ़ा है, जेबी मोशन पढ़ा है,
सन कौन सी प्रसिद्ध है उसके लिए? 1913। एक पढ़ा आपने टेबुलर आशा। तो टेबुलर आशा क्या होता है? किसने दी? जॉन लॉक ने दी। टेबुलर आशा का मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट। तो ये ब्लैंक स्लेट किसमें आती है? व्यवहारवाद में आती है। इसमें स्टिमुलस पहले दिखता है, बाद में रेस्पॉन्स होता है, केवल स्किनर को छोड़ के। केवल स्टिमुलस पहले दिख रहा है सब में। कुत्ते को क्या है? घंटी के साथ भोजन मिल रहा है, स्टिमुलस पता है। घंटी के साथ भोजन मिलता है, स्टिमुलस पता है। और बाकी उसमें जेबी वॉटसन ने इसको पहले दिखती है चीज, तो क्या की है वो आवाज आती। लेकिन इसमें उल्टा है। किसमें? इसमें पहले व्यक्ति रेस्पॉन्स करता है, फिर उसको क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है। केवल स्किनर में उल्टा है, बाकी में सभी में ऐसा है। व्यवहारवाद में, व्यवहारवाद के बड़े नाम जेबी वॉटसन है, दूसरा नाम पावलोव है, तीसरा नाम क्या पढ़ा आपने? थॉर्नडॉयक पढ़ा। थॉर्नडॉयक। चौथा क्या पढ़ा? स्किनर का। क्या पढ़ा? स्किनर। ये आता है व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद के क्या है? बड़े नाम। एक नाम आता है सीएल हल का, उसको भी किसमें शामिल करते हैं? व्यवहारवाद में शामिल करते हैं। और सीएल हल का पहले देखिए क्वेश्चन अगर बहुत डीप से पूछता है तो उसके प्रयोग में पूछता है, लेकिन एक जो क्वेश्चन सेटअप होता है वो इस तरह का होता है कि सीएल हल का सिर्फ नाम पूछता है। इस जो ज्यादा प्रसिद्ध है ना उसमें तो बारीक बात पूछेगा, और जो कम प्रसिद्ध है ना उनका सिर्फ वो पूछ लेता है सिद्धांत कौन सा है। फिर भी अपन को बता देंगे, पूरा बता देता हूँ एक बार। सीएल हल का है चालक न्यूनता सिद्धांत। नाम क्या है? चालक न्यूनता सिद्धांत। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। रिडक्शन थ्योरी सिद्धांत। ये क्या होती है? चालक न्यूनता सिद्धांत किसको बोलते हैं? आपको भूख लगी, आप प्रयास करोगे, मान लो अपना आप घर में हैं तो आपको भूख लगेगी, तब आपका चालक क्या हो गया है? गतिशील हो गया। चालक क्या हो गया? गतिशील हो गया। आप किचन में जाओगे, रसोई में जाओगे, वहाँ भोजन मिलेगा, आप भोजन को क्या करोगे? खा लोगे, तो आपका चालक क्या हो जाएगा? अगर वो क्या हो गई? दब गई, आप संतुष्ट हो जाए। तो ये क्या है? हल का चालक न्यूनता सिद्धांत। चालक बेसिक बात की। अगर किसी को प्यास लगी, कहाँ जाएगा? के पास, फ्रिज के पास जाएगा, पानी पिएगा। चालक ने उसको क्या किया? उसमें प्रेरणा जगाई। भाई भूख लगी, भूख में प्रेरणा, रोटी खाएगी। प्यास लगी, प्यास किससे मिटेगी? प्यास एक क्या है? ड्राइव है। किससे मिटेगी? पानी से। किससे मिटेगी? पानी से। पानी हमने पिया, चालक को पानी ने क्या कर दिया? न्यून कर दिया। पानी क्या कर दिया? न्यून कर दिया। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? चालक न्यूनता सिद्धांत। इसको आवश्यकता सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? भूख क्या है? हमारी आवश्यकता है। तो हम थक जाते हैं, हमें क्या चाहिए? नींद। तो नींद जो आएगी तो हमारी थकान क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चालक क्या हो गया? न्यून हो गया। यानी हम जो सिर्फ नाम दे दिए, चीजें अपने अंदर ही है। भाई साइकोलॉजिस्ट उसको क्या दे देते हैं? नाम। व्यवहार पहले भी होता था, अगर मानो मनोवैज्ञानिक नहीं थे ना तब भी तो व्यवहार तो होता ही था। अपन सारे काम अब जो करते हैं वो उस समय भी करते थे। मनोवैज्ञानिकों ने उसको क्या दे दी? नाम दे दी। अपने को मान लो बहुत तेज बाथरूम लगी तो अपन ड्राइव क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ड्राइव क्या हो गया? एक्टिव हो गया। हम बाथरूम गए, बाथरूम किया और क्या हो गया? हम क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। बस क्या हो गया? संतुष्ट। चालक क्या हो गया? न्यून हो गया। तो ये किसने दिया था? सीएल हल। पूरा नाम क्या है इसका? सीएल हल ने कौन सा दिया? चालक न्यूनता सिद्धांत। तो ये हल को भी किसमें शामिल करते हैं? व्यवहारवाद। तो जो एक संप्रदाय है व्यवहारवाद का, वो यहाँ पे क्या होता है? समाप्त। देखिए बेसिक बातें ये हैं। बाकी 11 ये पेज हैं, क्या फोटोकॉपी करा लेना। और फिर क्या है जो मैं बता रहा हूँ ये इसी पे क्या शाखाएं निकलेंगी सारी, जो मैं बात बता रहा हूँ। फिर भी कोई नहीं समझ में आ रहा उसको क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना। जब भी अगली छुट्टी होगी 14 को होती है या फिर संडे को होती है, उस दिन फिर उस पर प्रश्न अपन जितने भी बनते हैं स्टडी उनके, क्योंकि साइकोलॉजी में जो सबसे बड़ा टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है, बच्चों को हमको क्या करना है? लर्निंग करवानी है। सारा काम किसके पीछे घूमता है? लर्निंग के पीछे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? लर्निंग ही है। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 100 200 उनको मैं लिस्ट लिया हुआ, आपको क्वेश्चन उसके करवा दूंगा।
तो आप इसकी कॉपी करवा ले जाना और ले जाना ना। तो ये है CL हल। इस प्रकार ये क्या होता है व्यवहार। और सबसे बड़ी शाखा भी इसमें क्या है व्यवहारवादी। बाकी छोटे छोटे प्रश्न और बनते हैं जो व्यवहार के साथ ही मैं बता देता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा हिंदी में चिन्ह सिद्धांत। इसे नाम पूछता है कि चिन्ह सिद्धांत किसका है, किसका है? नहीं, टोलमैन। टोलमैन बोल रहा था। हाँ टोलमैन। साइन थ्योरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? साइन थ्योरी। टोलमैन का सिद्धांत है चिन्ह सिद्धांत। इसको सुप्त सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्त सिद्धांत, लेटेंट लर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट या सुप्त लर्निंग। हिंदी में बोलते हैं लेटेंट को सुप्त लर्निंग या साइन थ्योरी। और इसी के साइन थ्योरी पर, चिन्ह सिद्धांत पर ही स्कूलों में एक अवधारणा का जन्म होता है जिसको बोलते हैं मैपिंग की अवधारणा। स्कूल में बड़ा कॉन्सेप्ट होता है मैपिंग। ध्यान है भाई क्या उसमें मैपिंग आता है। मैपिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, किस पे आधारित है? टोलमैन के चिन्ह सिद्धांत। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो इसमें एक बड़ा टॉपिक आता है हमारे स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन में सिद्धांत होता है मैपिंग थ्योरी। तो आपको यहाँ पर सिद्धांत याद करना है कि सुप्त सिद्धांत साइन थ्योरी या साइन मतलब चिन्ह, साइन का मतलब सिग्नेचर तो क्या होता है हस्ताक्षर, साइन का मतलब क्या होता है चिन्ह। तो चिन्ह सिद्धांत किसका है? टोलमैन। ये सिर्फ आपको क्या करना है याद रखना। अब एक और प्रश्न बनता है इसमें टोलमैन पे कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच की कड़ी कौन है? टोलमैन। संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच की कड़ी कौन है? टोलमैन। ये आपको क्या करना है याद रखना। इस तरह व्यवहारवाद का क्या होता है यहाँ पे सवाल। अब हम संज्ञानवाद से पहले हम करते हैं एक बार समूहवाद। समूहवाद जो इसका बड़ा टॉपिक है, इसमें जो दो बड़े नाम आते हैं, एक आपने नाम सुना होगा लेव वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर। लेव वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर। समूहवाद को रचनावाद या संरचनावाद के नाम से भी जानते हैं। समूहवाद को रचनावाद या संरचनावाद के नाम से भी जानते हैं। क्या हुआ कि मैंने पहले बीच में जैक पियाजे पढ़ाया है। जैक पियाजे ने कहा था कि मैंने पहले बताया कि क्या होता है व्यक्ति स्कीमा होता है, पूर्व ज्ञान होता है, उसमें वो नया ज्ञान जोड़ता है। चलो एक बार रचनावाद को छोड़ देते पहले जैक पियाजे का चलो बातें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैक पियाजे तो ये अंग्रेजी में इसको लिखते हैं जैक पियाजे। इसमें टी ओ आता है, इसमें क्या होता है साइलेंट। शायद ये स्विस साइकोलॉजिस्ट था, स्विट्जरलैंड का रहने वाला जैक पियाजे। जैक पियाजे तो जैक पियाजे ने बताया पहले क्या होता है व्यक्ति में, पहले कुछ ज्ञान होता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। और प्रीवियस नॉलेज को उसने नाम क्या दिया स्कीमा। और इसने ये भी कहा कि जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो न केवल बड़ा होने के बाद में होता है, ये नहीं कि वो 5वीं क्लास से 6वीं में आया इसलिए उसको 5वीं तक का प्रीवियस नॉलेज, जब जन्म लेता है तब भी उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है नॉलेज की संरचना उसके दिमाग में होती थी, उसको उसने क्या नाम दिया स्कीमा। अब ये पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में सीखेगा तो नया क्या जुड़ेगा, नया ज्ञान। नए ज्ञान को हम क्या लिख सकते हैं न्यू नॉलेज। एक अपनी कॉन्सेप्ट बना रहे, पूर्व ज्ञान का है उसको सीखना क्या है, पहले से वो तो है ही है अपने पास, हम नया क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं। तो जो नया नॉलेज उसमें क्या होगा जुड़ेगा, नया नॉलेज उसमें क्या होगा जुड़ेगा। अब वो जुड़ेगा तो उसके दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। आपको इसके अंग्रेजी नाम याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में 4-4, 5-5 नाम दे रखे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको दो नाम याद रखने हैं अंग्रेजी में, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन।
कि जब हम नया ज्ञान सीखते हैं यदि वो आसानी से हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, आसानी से, यानी आसानी से नया ज्ञान किसी ने बताया और बताते ही दिमाग में क्या हो गया, फिट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, एसिमिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर नया ज्ञान सीख रहे हैं और वो आसानी से फिट नहीं हो रहा, आसानी से फिट नहीं हो रहा, तो हम बार बार क्या करते हैं, प्रयास। और जब बार बार प्रयास करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, करते करते अभ्यास के वो चीज हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो ये अधिगम के ये दो तरीके होते हैं। क्या होता है, अधिगम के क्या होते हैं, ये दो तरीके होते हैं, एक एसिमिलेशन से, एक एकोमोडेशन से। अब एक और बात, जो चीज आसानी से याद होती है वो आसानी से भूलते भी हैं। मेरी बात को सुनना, आपकी क्या समझ, जैसे कोई सन अभी बता दी और अभी मैं पूछ लूं आपको थोड़ी देर बाद में, तो वो याद हो जाती है, तो वो आप बता भी दोगे, लेकिन वो उसको हम भूलते भी क्या है, जल्दी। और कोई नियम को हम क्या है कि बार बार प्रयास से सीखते ना, वैसे शुरुआत में तो जटिल लगता है, लेकिन हम उसी पे कार्य करते रहे तो वो फिर लंबा याद रहता है, याद रखने में दिमाग में वो क्या बन जाता है, यानी ये क्या बन जाता है दिमाग में, स्थायी। ये याद तो जल्दी होता है लेकिन होता कैसा है, ये अस्थायी। क्या होता है, अस्थायी। तो अब दो उदाहरण दी इसने कि नया नॉलेज, नया अधिगम, मैंने क्या कहा है, नया अधिगम से बना हुआ व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन, वही क्या है, अधिगम। तो नया नॉलेज सीखने की दो टेक्निक है, एक का नाम है एसिमिलेशन, एक का नाम है एकोमोडेशन। इसमें हमें अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे अब आता जो उसकी लाइनें, उसकी लाइनें में बोलूं क्या कहते हैं, तो लाइनें क्या बोलता है कि हमारे दिमाग में जब कोई चीज आसानी से फिट नहीं होती तो हमारा दिमाग असंतुलन की ओर चला जाता है। उसको संतुलन में लाने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो दिमाग में क्या बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा, यानी हम वो चीज क्या होगी, सीख गए। तो उसका नाम क्या किया उसने, अकोमोडेशन नाम दिया। व्यक्ति का नाम है जैन पैच। अभी जो जैन पैच है इसका है दूसरी जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सा, संज्ञानात्मक। तो संज्ञा जिस प्रकार व्यवहारवाद में किसका नाम आता है, जेबी वॉटसन का नाम, उसी प्रकार संज्ञानात्मक में किसका नाम आता है, जैन पियाजे का नाम। जैन पियाजे का नाम। दूसरी बात, इसमें जो है उसमें जो हम क्या मान रहे थे, ब्लैंक स्लेट, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये व्हाइट स्लेट का कॉन्सेप्ट है, यानी व्यक्ति का दिमाग खाली नहीं होता है, व्यक्ति का दिमाग क्या नहीं होता है, खाली नहीं होता है। तीसरा है, इसमें हम अनअवलोकनीय व्यवहार का भी अध्ययन कर सकते हैं। उसमें तो केवल क्या कर रहे थे, अवलोकनीय व्यवहार का, इसमें अनअवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। तो ये किसके कॉन्सेप्ट है, संज्ञान का। उसमें ब्लैंक स्लेट है, इसमें क्या है, व्हाइट स्लेट है। उसमें किसका नाम था, जेबी वॉटसन का, इसमें किसका नाम आता है, जैन पियाजे का नाम आता है। और अगला जो एक और नाम आता है इसमें, जेरोम ब्रूनर का नाम भी इसमें आता है, जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक में दो नाम और आते हैं, एटकिंसन और शिफ्रिन। एटकिंसन और शिफ्रिन, मेरे हिसाब से ये नाम आपने नहीं सुने, ये तो जैन पियाजे, ये तो सुना होगा, एटकिंसन और एक नाम आता है शिफ्रिन। एटकिंसन और शिफ्रिन, ये हालांकि सीधे इससे नहीं जुड़े हुए हैं संज्ञानवाद से, पर इनका एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बार वो पूछ लेता है क्या, एटकिंसन और शिफ्रिन। इसने जो सीखने की जो प्रक्रिया थी उसमें बात बताई, वो बात क्या बताई कि हमारा दिमाग जो है, जैसे हम पढ़ते हैं, कोई हमको कुछ सिखा रहा है, तो सिखाते सिखाते जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ
उस बातों में जो बातें आपके दिमाग में क्या होती जा रही जाती जा रही। लेकिन मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, जल्दी जल्दी बोलने लग जाता हूँ, तो आधे से ज्यादा बातें आपके दिमाग से क्या हो जाती है, ऊपर निकल जाती है। तो एक निश्चित गति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, निश्चित गति होनी चाहिए, एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। दूसरी बात, फिर सीखी हुई चीज रिवाइवल भी होनी चाहिए। रिवाइवल का मतलब ये है कि जैसे आज आपने सीख ली और आपके एग्जाम में ये जैसे आज सीख गया और ये आपके जब आप एग्जाम दोगे उस दिन क्या होनी चाहिए, दिमाग में रिवाइवल भी तो आएगी ना, तभी तो आप सीख दिमाग में बैठ गई, वो बात उस दिन आनी भी तो चाहिए ना, रिवाइवल। इस तरह की जो अवधारणा दी वो किसने दी, एटकिंसन ने। तभी तो कहा कि वाइट स्लेट होता है, दिमाग को पढ़ा जा सकता है, तो ये किसने कहा, एटकिंसन ने और सिफ्रिन ने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एटकिंसन और सिफ्रिन वाली बात आपके समझ में आएगी कैसे। जैसे 8949004170, तो मान लो और जो शब्द मान लो 2 3 4 5 6 7, मान लो इतना एक शब्द है, ये तो यहाँ तक मेरा मोबाइल नंबर है, ये हमने जोड़ दिया। अब तो इस संख्या को याद करो, इस संख्या को क्या करो, याद करो। ऐसे सीधा याद करने की बजाय अपने को याद करने का अपने एक सिस्टम जनरेट करते हैं। ऐसे बोलते रहते हैं आप 50 बार बोलो, नहीं याद होगा 8949004170। लेकिन अगर आप इसको याद ऐसे करोगे टुकड़ों में, 89 49 89 49 डबल जीरो 41 70 34 567 89 49 डबल जीरो 89 49 डबल जीरो। इस तरह टुकड़ों में करके अगर बना लोगे तो आप मोबाइल नंबर भी ऐसे याद करते हो, सीधा नहीं बोल सकते, क्या करना पड़ता है, उसको टुकड़ों में याद करना पड़ता है। एटकिंसन और सिफ्रिन ने इसको नाम दिया चंक्स। क्या नाम दिया, चंक्स। यानी हमें गुच्छे बनाने पड़ते हैं, कोई भी चीज को क्या बनाने पड़ते हैं, क्लस्टर बनाने पड़ते हैं, गुच्छे बनाने पड़ते हैं उस चीज को याद करने के लिए। तो यानी इस तरह व्यक्ति के दिमाग में वो चीजें क्या होती हैं, कैच व्यक्ति के दिमाग में। तो ये प्रोसेस जो बताई वो बताने वाले कौन थे, एटकिंसन और सिफ्रिन। अब जो ज्ञान प्याजे का संज्ञानात्मक है उसी को आगे बढ़ाया किसने, जेरोम ब्रूनर ने। और जेरोम ब्रूनर की एक अवधारणा है जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग बोलते किसको है, ये सिर्फ नाम अच्छा लगता है आपको, ये देखा हुआ खूब आपने, किसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, होती क्या है स्कैफोल्डिंग। इसने कहा कि ज्ञान जो है ना वो ऐसे सब्जेक्ट में बटा हुआ नहीं होता, आपस में एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ज्ञान एक दूसरे से क्या होता है, ज्योग्राफी में साइंस भी आता है, इसने क्या कहा, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें साइंस का भी कहीं ना कहीं क्या होता है, चैप्टर होता है, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। इसके लिए इसने एक उदाहरण दी जिसको नाम दिया गया स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग होती क्या है, जैसे कोई 2 या 3 मंजिल की बिल्डिंग होती है, उसमें जब हम लिपाई करते हैं, जो लिपाई होती है तो उसमें क्या है कि वो जो होते हैं ना लकड़ी के, वो ऐसे बांधे जाते हैं एक दूसरे से, इस तरह ऊंचाई तक को ले जाते हैं, तो उसको जो बांधने की जो पूरा वो जाल सा तैयार होता है ना, एक नेट पूरा कंप्लीट, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो कहता है कि ज्ञान को एक दूसरे की कड़ी से क्या करना है, जोड़ना है। और ये जो जोड़ने, जो ये अवधारणा दी है किसने दी, जेरोम ब्रूनर। इसका मतलब होता है सहयोग। हाँ, सहयोग लेना मतलब एक भाई अपन एक लकड़ी से तो नहीं कर सकते, एक दूसरे के सहयोग है। इसने कहा मैं यहाँ से ढीला कर दूं तो भी ढीला हो जाएगा, और एक नीचे से ढीली होगी तो ऊपर तक भी प्रभाव पड़ेगा, एक दूसरे के सहयोग से। मैंने क्या कहा, इसीलिए तो तीसरे का नाम क्या है, समूह। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रूप में। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ज्ञान प्याजे पहले बताया, इसमें जो नॉलेज बढ़ रहा है वो एक व्यक्ति को नया नॉलेज मिल रहा है, इसमें क्या मिलेगा आगे, समूह में मिलेगा। किसमें मिलेगा, समूह में मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा, तो ये जो संज्ञानवाद है बस इसमें नहीं है मैटर, मेन मैटर जो है संज्ञानवाद ज्यादा बड़ा नहीं, समूहवाद बड़ा है, व्यवहारवाद ये व्यवहार में 4-5 नाम आता है। फिर जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग शब्द को इतना समझा करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ाया, इसको नाम आता है लेव वाइगोत्स्की, बड़ा नाम है और वर्तमान में सबसे ज्यादा मतलब जो एजुकेशन की अवधारणा वो किस पे आधारित है, लेव वाइगोत्स्की पर ही आधारित है। नाम इसका लेव वाइगोत्स्की। इसने क्या कहा,
इससे समझना। एक 8वीं क्लास का बच्चा है,